फ्रेंड्स देखते हैं आज सीडीपी के क्लास नंबर 14। इससे पहले मैंने 13 क्लास करवा चुका हूँ। अच्छा टॉपिक का अच्छा कंटेंट दिया हूँ, जाकर देखिए और आपको एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन बनने वाला है। तो फ्रेंड्स आज का क्लास है सीडीपी क्लास, जो क्लास होगा यहाँ पर क्लास 14 है, जिसमें टॉपिक मैंने लिया है जीन पियाजे। महत्वपूर्ण टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है? जीन पियाजे। क्यों है महत्वपूर्ण टॉपिक? क्योंकि फ्रेंड्स यह कम से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिला देगा। ऐसा कोई शिफ्ट नहीं है ऑनलाइन एग्जाम में जिसके अंदर ये 2 से 3 क्वेश्चन नहीं आया होगा। ऐसा कोई शिफ्ट, ऐसा कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है जिसके अंदर नहीं दिया गया है। तो फ्रेंड्स जीन पियाजे के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। कहता है यह संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। जी हाँ, यह किसने दिया था? संज्ञानात्मक यानी संख्या। इसको कैसे याद करेंगे? ऐसे संख्या। देखिए ट्रिक्स, इसको कैसे याद करेंगे? संख्यानात्मक यानी संख्या, जीन पियाजे। तो पियाजे, पियाजे को संख्या यानी पियाजे को हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। यानी पियाज को या सामाजिक भाषा में इसको बोले जाएंगे तो प्याज, प्याज को हम क्या सकते हैं? गिन सकते हैं। तो गिन सकते हैं तो संख्या के अंतर्गत आया ना, तो प्याजे को हम गिन सकते हैं तो किसके अंतर्गत? यानी संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। तो आपसे पूछा जाएगा जीन पियाजे कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो संज्ञानात्मक विकास का। इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अवस्था का सिद्धांत? क्योंकि फ्रेंड्स इसने सब यानी टोटल जितना वैज्ञानिक है बाल विकास के अंदर उससे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा कंसेप्ट दिया है, सबसे ज़्यादा अवस्था दिया है। इसीलिए इसको अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह स्विट्जरलैंड का था। कहाँ का था यह? स्विट्जरलैंड का। यह तो आपका बेसिक क्वेश्चन है, पूछ देता है कई बार। यह जीन पियाजे कहाँ का है? यह टेट के एग्जाम में पूछ देता है। यह जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक है? तो स्विट्जरलैंड के। स्विट्जरलैंड कैसे याद करेंगे? देखिए जीन पियाजे, प्याज कैसे है? स्वीट की तरह है, गोल, स्वीट की तरह गोल है। तो स्वीट की तरह गोल है और स्वीट यानी स्वीट, स्वीट मतलब हो गया आपको जिसको कहते हैं मिठाई। तो स्वीट यानी स्विट्जरलैंड की तरह, यानी स्विट्जरलैंड का था। तो स्विट्जरलैंड कैसे याद करेंगे? जीन पियाजे। प्याज किस आकार के हैं? स्वीट की तरह यानी मिठाई की तरह। और पियाजे के कंसेप्ट किससे, कहाँ के रहने वाले थे? तो स्विट्जरलैंड के। तो ये आपको याद हो गया। और एक और याद रखना है ट्रिक से, संज्ञान यानी संज्ञान। प्याज को हम क्या सकते हैं? गिन सकते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास के अंदर। तो फ्रेंड्स ये था आपको बेसिक उसके बारे में। अब देखते हैं कंसेप्ट उसके कैसे कैसे आपको एग्जाम में पूछा जाता है। कहता है विकास के बने रहिए आप पूरा वीडियो में। अगर पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो इससे अगर टॉपिक, जिस टॉपिक को लिए हैं आज और चर्चा कर रहे हैं, बेहतरीन कंसेप्ट मैंने इस कंटेंट में दिया हूँ एनसीईआरटी से, बहुत मेहनत करके, और आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाला है। तो फ्रेंड्स देखते हैं किस प्रकार है कंसेप्ट। विकास के संज्ञानात्मक क्षेत्र, यानी आपसे पूछ देगा संज्ञानात्मक क्षेत्र, या इस जगह पर लिखा रहेगा आपको संज्ञानात्मक विकास। तो यह किससे रिलेटेड है? यह इसका संबंध बौद्धिक समर्थों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना से रिलेटेड है, या मानसिक रूप से रिलेटेड है। मानसिक के अंदर रहेगा तो आप आराम से इसको लगा दीजिएगा, आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्योंकि बौद्धिक समर्थों का मतलब हुआ मानसिक रूप। जितना बुद्धि रहेगा उतना आप संज्ञानात्मक विकास कर पाएगा, और जितना समस्या को समाधान कर पाएगा, जितना कल्पना कर पाइएगा, जितना रचना कर पाइएगा। तो फ्रेंड्स ये था इसका कंसेप्ट। और देखते हैं पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता यानी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपना दिमाग में क्या करता है? कंसेप्ट बना लेता है, यानी अवधारणा बना लेता है। इसके जगह पर लिखा रहेगा एग्जाम में अवधारणा या संकल्पना। तो बात एक के हुआ, क्योंकि कंसेप्ट का मतलब होता है, अर्थ होता है अवधारणाएं, या आपको एग्जाम में लिखा रहेगा संकल्पनाएं। तो फ्रेंड्स यह था आपके पॉइंट। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है परिपक्वता। परिपक्वता क्या है? अनुवंशिकता के रूप में बायोलॉजिकल चेंज होना परिपक्वता कहलाता है। परिपक्वता का परिभाषा है अनुवंशिकता के रूप में बायोलॉजिकल चेंज होना परिपक्वता कहलाता है। यह
अनुवंशिकता यानी हेरिडिटी से रिलेटेड है, यानी अनुवंशिकता से क्या है रिलेटेड। बड़े होने पर परिपक्वता आती है, जितना बड़ा होगा उससे ज़्यादा परिपक्वता आती रहेगी, यानी आती रहती है। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। पियाजे का मानना है बच्चा क्या है, सक्रिय ज्ञान निर्माता या नन्हे वैज्ञानिक। क्यों है, जब देखिएगा छोटा बच्चा एक रहेगा उस घर में क्या करेगा, तोड़ फोड़ करेगा, इधर से इधर तोड़ेगा, जोड़ेगा तोड़ेगा जोड़ेगा। या अन्यथा आप देखिएगा जब उसको खिलौना या गाड़ी खिलौना लाते हैं मार्केट से उसका पेरेंट्स, तो देखिएगा उसको चक्का का खोलेगा, फिर जोड़ेगा, उसको तोड़ेगा जोड़ेगा। क्यों, वो दिमाग लगाता रहता है, वो चाहता है किसी तरह मैंने इसको कर पाए। तो इसी को पियाजे साहब ने देखा और आलोचना किया। तो पियाजे का मानना है कि क्या बच्चा क्या है, सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक। किसके अकॉर्डिंग, संज्ञानात्मक क्षेत्र के अकॉर्डिंग, पियाजे के सिद्धांत के अकॉर्डिंग। तो ये था महत्वपूर्ण पॉइंट। अब देखते हैं पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग मतलब विचार यानी तार्किक, वो 100 मतलब बड़े से प्रकार यानी गुण में अलग होता है। कैसे न गुण में, अरे बड़ा है वो तो बड़ा का गुण कुछ और रहेगा, छोटा का गुण और कुछ होगा। तब गुणात्मक नहीं लिखेगा आपके एग्जाम में, क्या लिख देगा, प्रकार। तो हम लोग क्या करेंगे, घबरा जाएंगे, क्योंकि एक नाम नहीं दोनों नाम अच्छा से पढ़ना है। तो यानी प्रकार यानी गुणात्मक में अलग होता है, न कि मात्रात्मक। मात्रात्मक क्या होता है, सेम होता है यानी समान होता है। तो चलिए देखते हैं, बच्चे वातावरण में अंतःक्रिया करके प्रोग्रेस करता है। क्या करता है, यानी बच्चा वातावरण यानी पर्यावरण में क्या करता है, अंतःक्रिया करके प्रोग्रेस करता है। कौन सा सिद्धांत के अंतर्गत ये सारा पॉइंट आया, तो संज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत के अंदर। कौन दिया था, तो जीन पियाजे दिया था। तो फ्रेंड्स और देखते हैं महत्वपूर्ण कंसेप्ट जो पियाजे के अकॉर्डिंग था, वो देखते हैं। अब फर्स्ट कंसेप्ट जो दिया है अनुकलन, इंग्लिश में बात करेंगे एडेप्टेशन। फर्स्ट कंसेप्ट है अनुकलन एडेप्टेशन। कहता है एडेप्टेशन वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकलन कहलाता है। इसकी 2 प्रक्रिया होती है। फ्रेंड्स अनुकलन किसको कहेंगे, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकलन कहलाता है। तो देखिए इसका समझने का एक तरीका है। मान लीजिए अभी हम लोग भारत देश के अंदर ज़्यादातर हिंदी भाषा बोला जाता है, लेकिन यही व्यक्ति अगर अगर भारत के अंदर हिंदी भाषा उसके आता है, इंग्लिश नहीं आता है, बहुत कम आता है, मान लीजिए वह क्या करेगा, अमेरिका चल जाएगा, तो वहाँ का वातावरण क्या है, इंग्लिश भाषा है, लेकिन हमने सीखा क्या है, हिंदी। तो वहाँ का वातावरण क्या है, इंग्लिश। तो इंग्लिश में हमको क्या करना पड़ेगा, ढलना पड़ेगा, कुछ समय लेकर ढलना पड़ेगा। इसी को हम क्या कहेंगे, अनुकलन। आत्मसातकरण या आत्मसातकरण का दूसरा नाम है समावेशन। क्या है, समावेशन। इसका इंग्लिश नेम है असिमिलेशन, तो आत्मसातकरण का अर्थ होता है क्या, मिलाना। क्या होता है, मिलाना। तो इसका दूसरा नाम है समावेशन, जिसको कहते हैं इंग्लिश नेम एसिमिलेशन। इसका देखेंगे परिभाषा क्या है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। क्या कहलाता है, आत्मसातकरण कहलाता है। मान लीजिए आप पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान को कैसे जोड़ेंगे। मान लीजिए किसी बच्चे के आपने क्या किया, वह क्या करा, उस 4 पैर वाले एक बिल्ली को देखा और वो बच्चा बोला अपनी मम्मी से, मम्मी ये क्या है, तो बोलेगा बच्चा, मम्मी उसका बोलेगा ये बाबू बिल्ली है। तो बच्चा क्या सीख गया, दिमाग में कंसेप्ट बना लिया, जो 4 पैर वाले बिल्ली है। लेकिन कुछ देर के बाद वह क्या देखा, कुत्ता देख लिया, उसको भी वह क्या कर दिया, बिल्ली घोषित कर दिया। या उसी को दूसरा कलर का क्या किया, व्हाइट कलर में बिल्ली देख लिया। तो पूर्व ज्ञान के साथ क्या किया, नए ज्ञान को क्या किया, जोड़ दिया। पूर्व ज्ञान ने उसे क्या सीखा, बिल्ली। और किसी को देखेगा 4 पैर वाला को तो क्या समझेगा, वो भी समझ लेगा बिल्ली है। तो और समायोजन यही होता है आत्मसातकरण। और समायोजन समझेंगे आप, अकोमोडेशन। क्या है, अकोमोडेशन। समायोजन यानी अकोमोडेशन, ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। ज्ञान में परिवर्तन कैसे करेंगे, देखते हैं। समायोजन किसको कहेंगे, ज्ञान में परिवर्तन
कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए, ज्ञान में परिवर्तन करने के लिए सबसे पहला काम करना पड़ेगा आपको। मान लीजिए पूर्व ज्ञान उसको क्या समझाया बउआ, तब उसको कहेगा क्या नहीं, उसका मम्मी कहेगा बउआ को। अब कुछ देर नहीं, सॉरी, इसका मम्मी नहीं, अब वो क्या करा, जाकर अपने फिर कहीं एक कुत्ता देख लिया, तो वह अपने मम्मी से बोलता है मम्मी मम्मी ये बिल्ली है। तो मम्मी बोलता है नहीं, हर 4 पैर वाले बिल्ली ही नहीं होता है, कुत्ता भी होता है। तब उसको समझाता है इसका कलर अलग होता है, कुत्ता का भू भू करने का आदत होता है, बिल्ली का म्यू म्यू करने का आदत होता है। तब वो समझेगा क्यों यह समायोजन है। या आपने एक और उदाहरण लेते हैं, मैं चलिए समायोजन का उदाहरण सा लेता हूँ। वह क्या करेगा, कुछ देर के बाद क्या करा, वह ऊपर में पक्षी देख लिया, तो अपने मम्मी से बोलता है मम्मी मम्मी ये क्या है। तो मम्मी बोलेगा नहीं ये पक्षी है। तो पक्षी तो देख लिया, अब उसने क्या किया, कुछ देर के बाद हेलीकॉप्टर देख लिया, मान लीजिए ऊपर में हेलीकॉप्टर देख लिया, तो मम्मी से बोलता है मम्मी 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 देखो ये आसमान में क्या जा रहा है, पक्षी जा रहा है। तब तो वो क्या किया, पूर्व ज्ञान को नई ज्ञान में क्या किया, जोड़ दिया। तो जोड़ दिया तो कौन होगा, आत्मसात करेगा, आत्मसात करण। लेकिन उसका मम्मी बोलेगा नहीं, हर आसमान में उड़ने वाले पक्षी नहीं, चिड़िया नहीं होता है, ये बाबू हेलीकॉप्टर होता है, इसका आवाज़ दूसरा रंग होता है। तब यह परिवर्तन करके तालमेल बिठाकर इसको क्या करेंगे, हम समायोजन के अंतर्गत आएंगे। इस पर क्वेश्चन है, आसानी से बन जाएगा, नहीं घबराना है। तब यह देखेगा, मान लीजिए दूसरा, तब वह देखेगा नहीं, मान लीजिए आप कुत्ता देखा, अब हाथी देखा, तब वो समझ लेगा कि नहीं ये 4 पैर है, ये उसका सूर है, ये हाथी है। तालमेल बैठा कर क्या किया, समायोजन कहलाता है। क्यों, वातावरण के साथ क्या किया, तालमेल बिठाया, या स्कीमा के साथ क्या किया, तालमेल बिठाया। तो इसको हम क्या कहेंगे, समायोजन, अकोमोडेशन। तो फ्रेंड्स यह था महत्वपूर्ण कंसेप्ट, और देखते हैं पियाजे के अनुसार कितना कंसेप्ट है। फ्रेंड्स देखते हैं और महत्वपूर्ण पॉइंट कहता है सभ्याधरण यानी संतुलन, समाधरण जिसको कहते हैं संतुलन, इंग्लिश नेम है इक्वलरेशन, जिसको हम कहते हैं। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच क्या करता है, संतुलन, यानी संतुलन कायम करता है, यानी संतुलन क्या करता है, बनाता है। इसी को हम क्या कहेंगे, संतुलन या इक्विबलेशन, जिसको हम कहते हैं समायाधरण। स्कीमा क्या है, स्कीमा समझेंगे, सूचना को क्या करेगा, संगठित करेगा। तो सूचना क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन और प्रतिपादित, जिसको कहते हैं इंग्लिश नेम इंटरप्रीट्स। क्या करते हैं, इंटरप्रीट्स का अर्थ होता है प्रतिपादक का व्याख्या। क्या होता है, व्याख्या, यानी व्याख्या करता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, स्कीमा कहेंगे। तो यह स्कीमा किससे रिलेटेड है, मानसिक अवधारणाओं का वर्णन करता है। किससे, मानसिक अवधारणाओं का, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। और मानसिक अवधारणा रहेगा तो क्या रहेगा, मानसिक कंसेप्ट अवधारणा या संकल्पना रहेगा। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट किस प्रकार है पियाजे के अकॉर्डिंग। कहता है नेक्स्ट पॉइंट संगठन के इंग्लिश नेम है आपका संगठन, यानी संगठन का इंग्लिश नेम है ऑर्गेनाइजेशन, जिसके पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ना, उसके स्कीमा से क्या करेंगे, जोड़ने को संगठन कहा जाता है। स्कीमाओं से क्या किया, जोड़ने को संगठन कहा जाता है। क्यों जोड़ा, पुनर्व्यवस्थित किसको कहते हैं, चलिए समझते हैं। पुनर्व्यवस्थित उसको कहेंगे जो बौद्धिक समस्या को पुनः समाधान करता है। जैसे किसी समस्या को गलत समाधान कर दिया और फिर उसका सही कर दिया, तो उसी को हम क्या कहेंगे, पुनर्व्यवस्थित करना। तो यही है संगठन। अब पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड क्या है, स्कीमा संतुष्ट प्रणाली नहीं दे रहा है। क्या कर रहा है स्कीमा, स्कीमा नहीं है, स्कीम क्या कर रहा है, संतुष्ट परिणाम, स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है। स्कीम क्या कर रहा है, संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है, और उसे असंतुलन कहलाता है। उसे क्यों कहलाता है असंतुलन, स्कीम को, क्योंकि वह संतुलन में नहीं रहता है। ये स्कीमे होगा, स्कीमा है। स्कीमा संतुष्ट परिणाम नहीं देता है। स्कीमा क्या करता है, स्कीमा संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है, उसे असंतुलन कहलाता है। ये आपका नेक्स्ट
पॉइंट है, अच्छा है। चलिए अब फ्रेंड्स देखते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्था बताया था, उसको बारे में हम समझेंगे अच्छा से और क्वेश्चन जानेंगे, तभी आपके माइंड में अच्छा से बैठेगा और आप एग्जाम में काफ़ी बेहतरीन से क्वेश्चन को आसान से समझ में आएगा और आसान से आप क्या करिएगा, सॉल्व करवे, आसान से आप आंसर लगा दीजिएगा। चलिए 4 अवस्था में फर्स्ट अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेट, जो कितना वर्ष का आता है, 0 से 2 वर्ष। कितना वर्ष, 0 से 2 वर्ष। जो 0 से कितना वर्ष, 2 वर्ष है। यह जानेंगे इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानदरियों के माध्यम से क्या करता है, सीखते हैं। ज्ञानदरियों किसको कहेंगे, ज्ञानदरिया हमारा 5 प्रकार का आता है। कौन कौन, आँख, नाक, उसके बाद कान, मुंह, ये सब किसके अंतर्गत आता है, ज्ञानदरियों के अंतर्गत। तो समझेंगे। और नेक्स्ट क्या है, कहता है इसमें वस्तु अस्थायित्व, यानी वस्तु अस्थायी का मतलब हुआ आप छिपी हुई वस्तु को ढूंढना, यह परिभाषा भी दिया गया है इसका। चल देखते हैं। ऑब्जेक्ट प्राणेशन का गुण आ जाता है, उसे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट प्राणेशन का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है और जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। वस्तु अस्थायित्व किसे कहेंगे, ऑब्जेक्ट परमानेशन किसको कहेंगे। देखिए जब बच्चा छोटा सा रहेगा, अगर वह अपने माइंड में क्या करेगा, छाप, मान लीजिए 2 साल का बच्चा है तो वह जानेगा थोड़ी, जो मान लीजिए उसके पास मोबाइल है कोई रियलमी का, तो वो जानेगा थोड़ी ये रियलमी का मोबाइल है, वो अपने माइंड में आकृति बना लेगा जी ये मोबाइल है। मान लीजिए वो मोबाइल को क्या करा, कहीं गिर गया, जैसे ड्राम के तर में हो गया या किसी सामान के तर में गिर गया, लेकिन उसका मम्मी नहीं देखा, लेकिन वह बच्चा देख लिया, वह क्या किया, देख लिया। तो उसका मम्मी परेशान है ताकने के लिए, लेकिन वह बच्चा कह नहीं पाएगा क्योंकि 2 साल का बच्चा है, 2 बरस का बच्चा है। आखिर इतना छोटा बच्चा स्पष्ट कैसे बोलेगा कि हाँ मम्मी यहाँ पर मोबाइल है। तो वह क्या किया, अपने दिमाग में क्या किया, वह दिमाग में अपने छिपा रखा है और वह क्या किया, चलते चलते या गुरकते गुरकते जाएगा, वह छिपी हुई वस्तु को कहाँ से ढूंढ लेगा। तब वह ढूंढ लेगा तो इसी को हम क्या कहेंगे, वस्तु अस्थायित्व, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं और जो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेट। प्री ऑपरेशनल स्टेट जो 2 से 7 वर्ष का बच्चा है, यह क्रिया से पहले की अवस्था है। यह क्या है, क्रिया से पहले की अवस्था। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। क्यों क्रिया नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह बच्चा 2 से 7 वर्ष तक का है, तो कहाँ से तरकीब करेगा, कहाँ से यह अपने माइंड में लॉजिक लगा देगा, नहीं। चलिए देखते इस स्टेट यानी इस अवस्था में बच्चा प्रतीकों यानी सिंबल का यूज करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल की एक इमेज बना लेगा। क्या करेगा वह बच्चा, अपने मान लिया 2 साल से 7 वर्ष का बच्चा है, तो वह क्या किया, कोई व्यक्ति साइकिल कहाँ, जान गाँव घर में नहीं कहता जो साइकिल कहाँ रखा है रे, तो वह बच्चा सुनेगा तो वह बच्चा क्या माइंड में क्या करेगा, साइकिल शब्द का इमेज बना लेता है। जैसे एक मैं बात करूँगा, वह आलू का चिप्स होता है जो आपको पैकेट में बिक रहा होता है, तो बच्चा वह आलू को चिप्स सुनते ही क्या करेगा, वह समझ जाएगा जो आलू के चिप्स वो दुकान पर मिल रहा है वही को चर्चा कर रहा है। तो यही आपके किस में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं और इस स्टेज यानी इस अवस्था में लक्ष्य निर्देशन व्यवहार की क्षमता आ जाती है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लक्ष्य निर्देशन व्यवहार। लक्ष्य निर्देशन व्यवहार करेंगे कैसे, कौन सा खेल होता है समझते हैं। जैसे देखिए गांव घर में देखते होंगे बच्चा रेलगाड़ी जैसा खेलता होगा, क्यों खेलता है, क्योंकि वह लक्ष्य निर्देशन व्यवहार की क्षमता में आता है। देखिए कारण यह है, जैसे एक लाठी ले लेगा और कहेगा चल मेरा घोड़ा टुक टुक टुक, या उसका दादाजी घोड़ा बन जाएगा, कहेगा चल मेरा हाथी टुक 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 टुक। इसी को हम क्या कहेंगे, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। चलिए और देखते हैं इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो समझेंगे। हम कहेंगे अहंक केंद्रित यानी ईगो सेंट्रिनिस, हम बात करेंगे अहंक केंद्रित। क्या बात करेंगे, अहंक केंद्रित। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है
सोच रहा है वह सब ठीक है। क्या है वह सब? बच्चा क्या सोचेगा? वह सब मैं जो कर रहा हूँ वह सब ठीक है। या एक बड़ों को बात करेंगे, बड़े के बात किया जाए तो महिला और क्या करेगा, शादी ब्याह में जाएगा तो वह समझेगा जो मैंने कपड़ा पहना मेरे तरफ सब देखो, मैं जो किया हूँ वह सब ठीक है। अगर उसका कपड़ा कितना भी खराब रहेगा तो वो लोग को कहना पड़ेगा जो नहीं आपका कपड़ा ठीक है। वह समझ पाता है अपने अंदर भाव का। इसी को हम क्या कहेंगे? निजीवाद यानी प्राइवेट स्पीच। निजीवाद या निजी स्पीच यानी प्राइवेट स्पीच। तो और ये तो समझ गया। अब चलते हैं जीववाद। जीववाद क्या है समझेंगे। तो फ्रेंड्स, जीववाद यानी एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या है? सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। बताइए 2 से 7 वर्ष का बच्चा है, कैसे सजीव और निर्जीव में अंतर कर पाएगा? देखिएगा 2 से 7 वर्ष का खेलते खेलते बच्चा गिर जाता है तो रोने लगता है, तब उसका मम्मी आएगा दौड़ कर उठाएगा। ओ आपको धरती माँ ने मारा? तो धरती माँ के क्या किया? मारने लगा। क्यों? क्योंकि बच्चा सजीव और निर्जीव के बारे में नहीं अंतर कर पाता है। चलिए देखते हैं अपलटावी यानी अपलटावी क्या है समझेंगे। अपलटावी क्या है? यानी इन्वर्स अपलटेवी। इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्या और समस्या आदि को उल्टाना पलटना नहीं कर सीखता। कैसे? देखिए, जैसे सिखा दिया 6 + 2 8, वो तो समझ गया। और इसी को क्या करेगा? 2 + 8 करेगा तो बच्चा गुम हो जाएगा, नहीं पता, क्योंकि उसको उलटना पलटना नहीं आता। उसी के अंतर्गत क्यों अपलटावी यानी अपलटावी के अंतर्गत, यानी किसके अंतर्गत आता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। क्यों? इसका कमी रहता है। चलिए और देखते हैं कंसेप्ट। मुद्रा, संप्रत्यय, भार, ऊंचाई यानी क्लासी, फ्लिक्शन, योग्यता आदि की कंसेप्ट की कमी इसी अवस्था में रहता है। जैसे मुद्रा की कमी, भार की कमी। जैसे 1 किलो रुइया, बच्चा को पूछेगा 1 किलो रुइया और 1 किलो लोहा, तो बच्चा समझेगा। आप पूछेगा कौन सा ज़्यादा है, तो बच्चा समझेगा रुइया ज़्यादा है, क्योंकि उसका आकार ज़्यादा है। आकार के बारे में नहीं, इन्हें समझता है कि दोनों सेमे है, क्योंकि 1-1 किलो है। या मुद्रा यानी पैसा की चर्चा किया जाए, आप उसको डॉलर लीजिए कुछ 10 रुपया और आपने 1000 रुपया का नोट ले लीजिए, तो बच्चा किसको ओर भागेगा? वो डॉलर की ओर भागेगा, यानी खुदरा की ओर भागेगा। क्यों? उसको आकार की वैल्यू वो समझेगा नहीं ज़्यादा आकार इसमें है, यह ज़्यादा पैसा है। इसकी कमी आता है कौन सी अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। उसके बाद है केंद्रीकरण यानी सेंटरजेशन। एक समय में किसी वस्तु को केवल एक विशेषता पर ध्यान देने पाने की प्रवृत्ति को हम क्या कहेंगे? केंद्रीकरण कहते हैं। केंद्रीकरण किसको कहेंगे? केंद्रीकरण एक समय में किसी वस्तु को केवल एक ही पर ध्यान देना। क्या करेगा? केवल एक ही पर ध्यान देगा, उसी को हम क्या कहेंगे? केंद्रीकरण। क्या करेगा? केंद्रीकरण। मान लीजिए आपने एक तरफ दूध रखा, एक तरफ पानी रखा, वो बच्चा किस पर ध्यान दिया? दूधे पर, केवल पानी पर उसका नजर नहीं गया, तो वह बच्चा क्या कर रहा है? केंद्रीकरण कर रहा है। एक समय में क्या कर रहा है? वो एक ही तरफ यानी एक ही विशेषता पर क्या कर रहा है? ध्यान दे रहा है। उसी को हम क्या कहेंगे? केंद्रीकरण। चलिए अब देखते हैं संरक्षण। संरक्षण क्या है समझ। कंजर्वेशन समझेंगे आप क्या है संरक्षण यानी कंजर्वेशन। अगर किसी वस्तु में साइज या स्पेस मतलब आकृति, साइज चेंज कर दे तो उसकी मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता। मान लीजिए 2 गिलास है, दोनों का आकार अलग अलग है। एक का आकार या मान लीजिए 1 लीटर पानी ओटने में, और एक का आकार मान लीजिए आधा लीटर पानी है ओटने का है, लेकिन दोनों में मैंने 1-1 यानी 200 ग्राम पानी दिया। दोनों में क्या किया? 200 ग्राम पानी दिया, लेकिन बच्चा तो समझ में नहीं आएगा जो दोनों में दे दे। अब उसको क्या किया? दोनों को पलट दिया, हेरा फेरी कर दिया, लेकिन बच्चा समझ में आएगा नहीं, जिसका आकार बड़ा है वही आपका वही में उसमें भी ज़्यादा है, क्योंकि इसका आकार बड़ा है। लेकिन यह नहीं समझ में आएगा कि नहीं दोनों में पानी 200 ग्राम है। तो यही इसके अंदर कौन? संरक्षण। किसके अंदर कमी आता है? ये आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। चलिए देखते हैं क्रमबद्धता यानी सेरिनेशन। क्रमबद्धता क्या है? इसमें बच्चा वस्तुओं, तत्वों को उनके आकार के रखना नहीं सीखता है, यानी आकार में क्रमबद्धता नहीं कर पाता। जैसे देखिए, मान लीजिए जैसे बच्चा रहेगा और वह जैसे देखते हैं कि गाँव घर में वह क्या करेगा? 5-6 गो लीड लेगा और लीड लेके आकार में वह सजाएगा। जैसे ऐसे इस तरह कहेगा यह बड़ा है, यह छोटा है, ऐसे समझाए, ऐसे करेगा नहीं यह छोटा है, यह बड़ा है। उसके बाद और कुछ मैंने पेन ले लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत। जैसे मैंने पेन लिया, चलिए देखते हैं इसको क्या करेगा?
ऐसे देखिए, ऐसे लगाएगा क्या, ये जैसे ये छोट हो गया, या इससे बड़ा हो गया, यह इससे बड़ा हो गया, यह इससे क्या हो गया, बड़ा। तो ये आकार में क्या करता, नहीं लगा पाता, इसी को हम क्या कहेंगे, क्रमबद्धता। यह किसी तरह जैसे ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, इसमें आ गया, तो यह क्या हो गया, क्रमबद्धता। चलिए क्रमबद्धता खत्म होगा, अब मूर्त संकेतात्मक अवस्था समझेंगे। वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेट, जो 7 से 11 वर्ष तक की बच्चा आता है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर पाता है, यानी मूर्त रूप से कुछ कर पाता है, चिंतन कर पाता है, शुरू कर देता है इसी अवस्था में। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि कंसेप्ट की गुण आ जाता है। इसमें समझ जाएगा बच्चा कैसे हम किस तरह, जैसे पिछली कंसेप्ट में बताया, सारा गुण इसमें आ जाता है। किसमें, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेट यानी मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में। तो आप समझेंगे। और एक पॉइंट है इसमें, आगमनात्मक तर्कना। आगमनात्मक तर्कना का मतलब हुआ, पहले आप किसी चीज को बताते हैं तो पहले आप एग्जाम्पल दीजिए। क्या दीजिए, एग्जाम्पल, यानी उदाहरण दीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, आप कंसेप्ट दीजिए। यानी पहले उदाहरण दीजिए और उसके बाद फॉर्मूला दीजिए। तो इसी को हम क्या कहेंगे, आगमनात्मक। यानी यह शिक्षण विधि में आता है, आगमन निगमन। जो आगमन का मतलब है, पहले आगमन का जो रूल्स है, पहले आप उदाहरण दीजिए, उसके बाद फॉर्मूला दीजिए। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं औपचारिक संकेतात्मक अवस्था, जिसको कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेट, जो 11 से 15 वर्ष तक का बच्चा है, यानी 15 वर्ष तक का है औपचारिक संकेतात्मक अवस्था। वह अवस्था बच्चा इसमें 11 से 15 वर्ष तक, यह संज्ञान की सर्वोत्तम अवस्था, यानी सबसे अधिक वाले अवस्था यही है। इसमें सब कुछ सीख जाएगा। औपचारिक का मतलब हुआ अमूर्त। क्या हुआ औपचारिक का मतलब, अमूर्त। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। इसे निगमनात्मक तर्कना कहते हैं। इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। नियम के, यानी इसमें बच्चा क्या करेगा, पहले नियम देगा, उसके बाद उदाहरण की ओर जाएगा, उसी को हम कहेंगे। चलिए महत्वपूर्ण कुछ नोट्स है, जो पॉइंट्स है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखते हैं आलोचना क्या है। फर्स्ट पॉइंट, आलोचना। यह जो जिन प्याजी ने आलोचना किया था, वह पॉइंट मैंने एनसीईआरटी से क्या किया, ढूंढ लिया, ताकि आपके एग्जाम में दिक्कत न हो, क्योंकि इस बार क्वेश्चन आया है, इसीलिए मैंने क्या किया, ढूंढ लिया। आलोचना यह है, यह विश्वास है कि सभी बच्चे 4 चरणों के क्रम में है। जी हाँ, यह तो बात सही है। 4 अवस्था दिया है, चारों चरणों में क्रम के और क्रम में अवस्था दिया है, क्योंकि पहले दिया है 0 से 2 वर्ष, जिसको कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेट, जो संवेदनशील अवस्था है। उसके बाद दिया है 2 से 7 वर्ष, जो पूर्व संकेतात्मक अवस्था है। उसके बाद है मूर्त संकेतात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष है, जो है औपचारिक संकेतात्मक अवस्था, जो आपको 1115 वर्ष तक दिया है। इसी को आलोचना दिया है। क्यों दिया है, इसे क्रम के अनुसार आलोचना दिया। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, सामाजिक संस्कृति कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, वातावरण सामाजिक संस्कृति कारक में संज्ञानात्मक यानी मानसिक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका क्या करता है, निभाता है। चलिए फ्रेंड्स, और कुछ नोट वाले पॉइंट देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और कुछ पॉइंट है, देखते हैं। कहता है पॉइंट, मानसिक स्तर पर निष्पादी और प्रतिलोमित किया जाता है, उसे ही संक्रिया कहलाता है। संक्रिया मतलब एक्टिविटी कहलाती है। यह मानसिक और निष्पादी प्रतिलोम से जुड़ा हुआ है। यह आप पॉइंट याद कर लीजिएगा। पियाजे का 4 चरण के लिए आलोचना की जाती है, तो बात सही है। यह आलोचना बाल विकास की निरंतरता और असतनता की अंतर्गत आती है। ये पॉइंट दोनों आपको याद रखना है, यही पॉइंट आपको पूछा गया है पियाजे के अनुसार। और नेक्स्ट पॉइंट है 5 नंबर, पियाजे के अनुसार शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण गुण लचीलापन और गतिशील माना गया है। ये पॉइंट मैंने क्यू पॉइंट, जिसको महत्वपूर्ण है, वह है आपके एग्जाम में, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वही पॉइंट मैंने एक नोट में लिख दिया, ताकि आपको दिक्कत न हो। बहुत सारा था इसमें, जो एनसीईआरटी में था, बहुत 4-5 पन्ना था, इसको हम 4-5 पॉइंट में लिख दिया, ताकि आपको दिक्कत न हो। और बहुत सारे पढ़ने के लिए आपको कम से कम 2-3 घंटा का क्लास होता है, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया ताकि आपको दिक्कत नहीं। यही आपको बार बार घुराता रहेगा एग्जामिनर। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। क्लास जिन पियाजे मैंने पूरा अच्छा से ख़त्म कर दिया, अच्छा से कंटेंट दे दिया, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत न हो, कोई घबराहट न हो। और इसके नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो आपको कराऊंगा, वह जिन पियाजे का क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। क्वेश्चन आंसर जो महत्वपूर्ण, बार बार वही क्वेश्चन आंसर आता है आपके एग्जाम में, वही मैं करवाऊंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए।
तब ना आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, तब ना आप क्लास देख पाइएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।